Thank you. Oh my God. Thank you so much. Kindly. जितनी कहोगे उतनी मिनिस्ट्री में किसी ने कहा एनजीओ बनाइए, इकट्ठे होके आइए. That is the reason 1993 becomes important. I know, Sandeep sir, what a man Mr. Pratap Rao Bhosle was. He, along with Mr. E.C. Agarwal, Mr. K.C. Sharma, Mr. Ravindra Bana, Dr. I. Kumar, and Professor R.K. Nayak, found the institution called ECPFO, the Environmental and Consumer Protection Foundation, on May 30th, 1993. And let me also tell you that this organization was blessed by the then Prime Minister of India. Wow, Josna, wow! I only say कि ये जो सुंदर ग्रुप बना है, मुझे एक को याद आता है कुछ पंक्तियाँ. मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला गया. इन 30 सालों में कारवां ऐसा बना कि आज ECPFO is spread across India. It's a pan-India organization. And the orders to Nandana. नंदरानी आई है. यही कहूँगी ना. लेके उसको कैसे हैं? क्या हम चाहते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रास्ते में शगन्नाथ दयानि सकल विघ्न कर दूर हमारे जो सुमेरे भव तरत जाति मृदंग बाजे मद मतंग गणनाथ गणाचे सक धलांग धारिका सकल सक धाम 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 सकल धागे धाम 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 जय गणेश जय गणेश जय गणेश
चंचल शशि प्रभु स्तुति करत चंचल शशि प्रभु स्तुति करत चंचल शशि प्रभु स्तुति वेरी वेरी गुड इवनिंग। इतनी अच्छी गर्मी बाहर है लेकिन अंदर बहुत ही हम अच्छे कूल तापमान में हैं। तो बस शुरुआत में यहीं से करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में बाहर चाहे कितना भी तापमान हाई हो, लेकिन जब हम अपने अंदर बहुत कूल, बहुत शांत, बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक जब सोच पैदा कर लेते हैं तो फिर वो चाहे बाहर 45 हो 50 हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शुरुआत यहीं से। एंड थैंक यू सो मच द होल ऑर्गेनाइजिंग टीम जो द एनवायरनमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन है कि जो मैं कार्य करती हूँ उसको और मुझे इतना सम्मान देने के लिए और यहाँ इनवाइट करने के लिए। अभी एक मैम मुझे मतलब पूछ रहे थे कि आप बहुत हंसी वाली, मतलब मैं कब से आपको नोटिस कर रही हूँ कि एकदम एनर्जेटिक हंसी है या पॉजिटिव, एकदम कैसे इतना वाइब्स, मतलब ये जनरल मैम मुझे, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे ये पहला मतलब लोग देख के बोलते हैं कि आप इतने मतलब खुश कैसे हैं, आपका इतनी एनर्जेटिक स्माइल, इतना मतलब पॉजिटिव कैसे। तो ऑनेस्टली मुझे बड़ा मतलब वो लगता है कि ऊपर वाले ने इतना एक अनमोल तोहफा वो भी बिल्कुल फ्री में दिया है, अगर उसको भी इस्तेमाल करने से हम थोड़ा सा हिचकिचाए तो ये तो हमें खुद पे सोचना है। दूसरी चीज ये है कि खुश में कैसे आप रह सकते हो। जब ये क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि खुश होना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हमने अपने आप को दुखी होना आसान करना कर दिया है, मतलब हर छोटी छोटी बातों पे। और उसमें भी आजकल जब से सोशल मीडिया आया है तब से और भी, मतलब फेसबुक पे फोटो अपलोड करी है 5 मिनट में अगर उसको लाइक नहीं मिले हैं तो अपने आप पे डाउट होने लगता है, अरे यार मतलब मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना, मेरे कपड़े तो अच्छे हैं ना, मेरे ये तो मतलब वो एक और वजह हो गई आपके दुखी होने की। आप अपनी पूरी आइडेंटिटी पे आप सवाल उठा रहे हो कि दूसरे अगर उसको जज, वो भी किस लिए, दूसरे उसको जज करेंगे कि आप कैसे लग रहे हो। थोड़ा मीन से कि खुश, बस अपने आप को इसीलिए खुश रहना बहुत आसान बना लीजिए, दुखी होना इतना हार्ड कर दीजिए ना कि दुख को भी लगे कि यार इसके पास जाना ना मतलब काम बनने वाला नहीं है अपना। सो दैट इज द फर्स्ट एटीट्यूड व्हाट आई हैव लर्न। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरे लिए मेरी लाइफ पैशन है, मतलब और जिस चीज का आपको पैशन हो ना उसको फिर आप उसको तकलीफ नहीं दिखती है, उसकी ना कोई परेशानियां आपको दिखती है, आप उससे बहुत प्यार करते हो, जिस चीज का आपको जुनून होता है। और यही इसलिए मेरे अंदर ये सोच आई है कि 11 साल की उम्र में जब मुझे डायग्नोज हुआ था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आई एम सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर, और जब मेरे पेरेंट्स को बताया गया कि 15 साल बाद आपकी बेटी की क्या कंडीशन होगी पता नहीं है, 25 साल बाद आपकी बेटी भी होगी कि नहीं वो पता नहीं है, तो आई एम अराउंड मतलब 40 के आसपास हूँ, हट्टी कट्टी हूँ, और अभी तक वो वहाँ ऊपर जाने का भी कोई इरादा है नहीं क्योंकि भगवान ने बोला अभी बहुत काम नीचे बाकी है। सो द फर्स्ट थिंग विच उन्होंने मुझे सिखाया एक कि जब आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम, मुश्किल या ऐसी सच्चाई जो बहुत कड़वी है, आप नहीं उसको अच्छा लगना चाहते हो तो लेकिन हाउ यू एक्सेप्ट दैट, उससे पूरा एंड रिजल्ट आपका, वो एंड रिजल्ट आपके
इन दो लाइंस में कि हम जब अपने बच्चों को कभी भी बहुत सारी चीजें आजकल अभी 10-12 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो इतने सारे मतलब माँ बाप इतने फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारे आ गए होंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको सोचना है कि आप अपने बच्चे की जिंदगी कैसे बनाओगे और बनती है 110%। दैट वाज द थिंग। और अपने फादर को बहुत छोटी एज में जब मैंने खोया और उसके बाद जो पूरा बेड रिटर्न 7 साल आई वॉन्स बीन बेड रिटर्न। मेरे पास हमने बात करी और पहली ही फोन कॉल में एक सादगी का मुझे एहसास हुआ और उसके बाद जब मैं पहली दफे इनसे मिला इनकी सादगी ने मुझे मोह लिया। स्वागत करें। Dr. Mahesh Sharma was born on 30th September 1959 in Manethi village near Neemrana in Alwar district, Rajasthan. His father, Kailash Chand Sharma, was a school teacher. Dr. Sharma did his early schooling in the village. For senior secondary education, he moved to Delhi. He graduated from the University College of Medicine Science. In 2012, he received an honorary doctorate from MIT University, Noida. He has been involved with the Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS since childhood. During his student days, he became associated with Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP). Later, he joined BJP. In 2012, he was elected as an MLA from Noida during an assembly election. After 25 years as a healthcare profession, his dedication towards social welfare led him to make his electoral debut. He is a physician by profession and owns the Kailash Group of Hospitals based in Noida and Greater Noida. He has been the Minister of State, Independent Charge for Culture and Tourism and Civil Aviation. He has also served as the first MLA of Noida Vidhan Sabha in Uttar Pradesh. Furthermore, he plays a key role in shaping the vision of the Bharatiya Janata Party at the state as well as the central level. Recently, recognizing his experience and party organizational skills, Dr. Sharma has been appointed in charge of BJP Tripura for upcoming 2024 Lok Sabha elections. Respected Shri Rakesh Agarwal ji, Justice P.N. Singh Saab, Aj Kumar ji, my mentor, my elder brother, Mr. S. M. Garg ji, dignitaries on the dais, off the dais, and for a subject which was very close to my heart. When Mr. S. M. Garg told me that this is such a occasion that we will be celebrating 30th year of a foundation which is working for a philanthropic cause, and the cause is none but it's a godly cause. It's a godly act. Protection of environment and protection of consumer. We salute the givers. We salute the protectors. And continuously maintaining it for 30 years, it's a big challenge. Otherwise, all those who have been involved in such activities, end of the day, सुकरात पर भी पत्थर फेंके थे लोगों ने। और शुरुआत में जब किसी ऐसी एक्टिविटी की शुरुआत की जाती है तो लोग क्वेश्चन उठाते हैं। और प्रोटेक्टर सबसे बड़ा हमारा प्रोटेक्टर है, और खास तौर पर जिन दो चीजों की बात आज हुई है कि एनवायरनमेंट को क्रिएट भी उसी गॉड ने किया है और प्रोटेक्शन का जिम्मा भी उसके पास है। We are the mediators. We are the nominees of His to take care of this environment. When God created human being thinking that this is my best creation, उसने सांप बनाए, शेर बनाए, बिच्छू बनाए, सब कुछ बनाया। उसने अपनी व्यवस्था में सब कुछ ठीक बनाया और ये सोचकर कि इंसान मेरी सबसे सुंदर कृति है, ये तो कुछ ठीक
करेगा, और नहीं करेगा तो फिर जज साहब को बैठा दिया कि जस्टिस साहब ठीक कर देंगे इसको कुछ ना कुछ। ये भी सब उसी के नॉमिनी थे, लेकिन ये इंसान अपने रास्ते से इतना भटका कि कालिदास भी हम में से ही हुआ, और आज वही कालिदास वाला रोल हम भी कर रहे हैं। अगर इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जस्टिस साहब आइए। के डरने वाले अगर किसी से डरते थे तो भगवान से नहीं डरते थे, जज साहब से जरूर डरते थे। ये सब इंडस्ट्री चलाने वाले, ये जितने लोग एनवायरनमेंट के दुश्मन थे या प्रोटेक्ट वायलेट करते थे, ये सब खाली जज साहब से डरते थे, भगवान से नहीं डरते थे। अगर भगवान से डरते होते तो जज साहब के पास जाने की जरूरत ही ना पड़ती। और इन्होंने उसको रूथलेसली यूज किया। भगवान ने तो अपनी व्यवस्था को बहुत ठीक बनाया। उसने छोटी घास बनाई, ये खरगोश खाएगा। इतने बड़े पेड़ लगाए, उसने कहा ये भेड़ बकरी खा लेगी। थोड़े से बड़े बना ले, गाय भैंस खा लेगी। और इससे ऊपर वाले बना दिए, ऊंट और जिराफ खाएंगे। चीता शेर को ताकतवर एनिमल बना दिया, लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। लेकिन इस इंसान को सब कुछ कर दिया कि उस शेर को भी मार सकता है, उस पेड़ को भी काट सकता है, उस जिराफ को भी काट सकता है। इसे अनलिमिटेड पावर्स दे दी। तो शायद भगवान आज इसलिए दुखी होगा कि अनलिमिटेड पावर्स इस इंसान को क्यों दे दी मैंने। वरना इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इस इंसान की एक एक्टिविटी की प्रोटेक्शन के लिए क्यों आखिरकार एक एनजीओ बनने की जरूरत पड़ी, और 30 साल से वो एनजीओ काम कर रही है। अगेन अ बिग सैल्यूट टू राकेश जी एंड योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल योर टीम। और ये सच है कि जब भी हम कोई समाज के लिए काम करने का मौका शुरू करते हैं तो क्वेश्चंस उठते हैं। People will see you with a bad eye, with a question eye, and they have a mind of analyzing you. The word rightly established for especially for NGOs is Rama, God Rama, R-A-M-A. If an NGO is being started और वो कहेंगे साहब मैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे काम करना चाह रहा हूँ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, तो पहला क्वेश्चन उठेगा आउटराइट रिजेक्शन। क्या जरूरत है भाई, क्यों कर रहे हैं, कुछ और दिमाग में होगा, दुनिया भर के क्वेश्चन उठेंगे, सोचना पड़ेगा। मेरे पास भी कैसे है, मैं उनके घर गया देखने एनजीओ के हेड के पास, मैंने कहा देखें इसके घर में कुछ ऐसा तो नहीं 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का करना हो या कुछ और काम करना हो, इस ट्रस्ट में CSR फंड लेना हो, दुनिया भर के क्वेश्चन है। Then comes A, acquisition, दोषारोपण, दोष लगेंगे ही लगेंगे। ये लास्ट में कहीं ऐसा तो नहीं पॉलिटिक्स करने का इरादा हो, महेश शर्मा बनने का इरादा हो, मेंबर पार्लियामेंट बनना है, मुझे MP बनना है, कुछ बनना हो, क्वेश्चन उठेगा ही RA। और जब 10-20 साल गुजर जाते हैं, मैंने कहा यार कुछ तो है, 20 साल से संस्था चल रही है, 15 साल हो गए, then comes M, mellowing down, यार कुछ तो है राकेश जी की संस्था में, 20 साल से काम कर रही है। And the ultimate stage comes of ultimate acceptance A, भाई 30 साल से काम कर रही है, इसलिए आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। We have crossed all the stages of drama and achieved that ultimate of with the satisfaction that what for this organization was started, at least we are doing justice to that, and now this organization enjoys a purpose, a satisfaction for which it was established. And now let's be happy. If God gives you something, some power, some responsibility, some vision, some imagination, if you can give it back to the society. When we come to this world, we come as a beggar, with hands like this. और ये बैगिंग शुरू होती है, खत्म ही नहीं होती, मांगते ही रहते हैं दुनिया से। सबसे पहले उस भगवान से मांगते हैं कि जन्म लेके दे, आदमी बना दे, इंसान बना दे। फिर माँ बाप का कर्ज चढ़ता चला जाता है, फिर गुरु का कर्ज चढ़ चला जाता है,
और उस गुरु के कर चढ़ने के बाद आजकल तो स्कूल में पढ़ने के लिए भी लोन देने लग गए, कर चढ़ता चला जाता है। ये कर चुकाने का मौका कब आया? कर चुकाने का मौका कि आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का किसी ने विजन दिया, उसका मेंबर बनने का मौका दिया, उसको चलाने का मौका दिया कि आप इस सोसाइटी को, इस दुनिया को, इस समाज को कुछ वापस कर सके। वापस करने का मतलब मॉनेटरी नहीं कि आप 100 रुपये वापस कर सके। वापस करने का मतलब अगर जिस चीज से आज हम इस एनवायरमेंट की, जिस पानी की, पोल्यूशन की चिंता आज हमें सता रही है कि हम वसीयत में क्या मिला था, विरासत में क्या छोड़कर जाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, यही तो चिंता, इसलिए तो हम यहाँ बैठे भी सेल्फिश है। क्या आखिरकार हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेंगी, जब 1 साल का बच्चा डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा ये शहर छोड़ दो, अगर इस बच्चे को वरना वायरल निमोनिया और ये ब्रोंकाइटिस और बल्कि अस्थमा रहेगा ही रहेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ये कहेगा शायद छोड़ दो। आज उसी से बचने के लिए तो आज हम चिंता कर रहे हैं। तो आज आपको हमें ये मौका मिला है कि हम उस समाज को, जिस समाज ने हमें मान देता है, सम्मान देता है, पहचान देता है, यही समाज तो है। मेरा बुरा बात दुनिया से जाए तो 100, 200, 500 लोग कंधा देने आए, क्यों आए? बाप तो मेरा मरा है। मेरी बेटी की शादी हुई, लोग कन्यादान करने आए, क्यों? बना था इंडिपेंडेंट चार्ज, मैंने देखा था आजादी के बाद से मैं शायद पहली बार का एमपी में मिनिस्टर बना हूँ इंडिपेंडेंट चार्ज। तो मेरे पास आया, बोले सर आप चीफ गेस्ट हैं कल के कार्यक्रम में, आप आना है। मैंने कहा चलो, चीफ गेस्ट का वर्ड थोड़ा सा बड़ा लगता है, मैं चले। पूछा क्या था, बोले टॉयलेट का उद्घाटन करना। मुझे अपने ऊपर हंसी भी आई, थोड़ा इंफीरियरिटी भी कुछ समझा के मैंने कहा यार टॉयलेट का उद्घाटन करने के लिए मैं बचाऊं क्या? बाद में समझा कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, कितनी बड़ी सोच थी किसी की कि फावड़ा उठाकर देश का प्रधानमंत्री नाली साफ करने चल दे और उसके पीछे एक आंदोलन क्रिएट हो जाए। उसी आंदोलन को शेप बंद करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ काम कर रही है। थैंक्स टू गॉड दैट वी आर ए पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर ए पार्ट, वी आर ए गिवर्स। Now we all, those who are sitting here, if you have given your time for 20 minutes for this cause, even we, you may need not, at least you are bubbling with this vision कि मुझे इस एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। आज भगवान से पूछते हैं लोग बात, मैंने क्या पाप किया था, मेरे 10 साल के बेटे ने क्या पाप किया था जिसको ब्लड कैंसर होता है? अगर सजा बाप ने की तो बाप को दे दो, बेटे को क्यों दे रहे हो? 10 साल के बेटे ने क्या गुनाह कर दिया? सवाल जवाब हमारे पास ही है। ये पुरानी पीढ़ी के लोग बैठे हैं, कभी सोचा नहीं था कि पानी बोतल में बंद होकर मिलेगा। अभी तो एनालिसिस ये होगी कि इस प्लास्टिक की बोतल में बंद होकर इसके क्या साइड इफेक्ट है, ये तो बाद में पता चलेगा। इसका फैसला तो जज साहब करेंगे। तो इंसान करने वाला नहीं है, इस पानी की बोतल को बंद करना, कम करना, ज्यादा करना, ये भी जज साहब। ये पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर हो गया, इसलिए जुडिशरी तक जाना पड़ा। हम लोग अपना हाइट्स वॉश ऑफ कर देते हैं, जज साहब कोर्ट चलेगा, वरना ये पीछे लग जाएंगे एनजीओ वाले, देखो तुम्हारी जान ले लेंगे। ये सिचुएशन क्यों आई कि हमें इन संस्थाओं के साथ काम करना पड़ा, हमें इन संस्थाओं के लिए काम करना पड़ा। और कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, अगर हम एक वर्ड चुन लें इस दुनिया में, सारी बीमारियों का समाधान है एम्पैथी। यू वांट दैट आई शुड डिफाइन माय लाइफ इन वन वर्ड, I'll use this word of empathy, putting your foot into somebody else's shoes, कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या होता? अगर इसी पोल्यूशन का इफेक्ट, इसी एडल्ट्रेशन का इफेक्ट, अगर कितने बेरहम हो जाते हैं जब दूध के अंदर, दूध में बच्चे को यूरिया मिलाकर या टूथपेस्ट बनाकर और मिलाकर पिलाने वाले लोग भी इंसान ही हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले भी डॉक्टर ही हैं, और इस पानी में, दूध में पानी मिला लेना तक तो चलो फिर भी एक्सेप्टेड था, लेकिन दूध में यूरिया और ये मिलाने वाले लोग कितने होंगे? आज समय आ गया है कि हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, सबको एनजीओ बनना पड़ेगा, सबको हम ये सोच लानी पड़ेगी अपने दिल के अंदर कि ये काम मुझे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, मुझे अपने लिए करना पड़ेगा। आज पुलिस अधिकारी जी हमारे बीच में आई, हेलमेट पहनने के लिए स्वागत है। हेलमेट पहनने के लिए, मेरी जिंदगी बचाने के लिए जो कानून बना है हेलमेट पहनने का, उसको डराने धमकाने के लिए, उसको समझाने के लिए, मेरी जिंदगी बचाने के लिए पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, कानून का इस्तेमाल कर रही है, डंडे का इस्तेमाल कर रही है।
यही हाल पॉल्यूशन का है, यही हाल इस पॉलिथीन का है। और एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं ये बता सकता हूँ, मैं भी कुछ थोड़ी सी, आई एम 64 ईयर्स नाउ, तो उस पिछली जनरेशन का भी थोड़ा सा फैक्टर नई जनरेशन में भी कभी कभी अपने आप को यंग महसूस कर लेता हूँ। तो आज सच्चाई के अंदर ये आने वाला समय, दादी माँ जब गाँव में जब आटा पीसती थी तो कहती थी 15 दिन के अंदर ही खराब हो जाएगा, 10 दिन से ज़्यादा का नहीं पीसती थी, क्योंकि उसमें तो लग जाता था, कीड़ा लग जाता था। आज पता नहीं बोरे में कहाँ से गेहूँ बनता है, कितने दिन पहले बन के आता है। दूध सवेरे का शाम को खराब हो जाता है, लेकिन हमें जो मिलता है साहब इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी 3 महीने की। आज इन सब विषयों पर हमें चिंतन करना होगा, और अच्छी बात है कि कैलाश जी जैसे लोग, EPFO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें समय समय पर याद भी दिलाती हैं, कुछ करती भी। कभी कभी दिल में ये भाव आता है कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन 100 गलियों की, 2 गलियों की सफाई कराए, इतने बड़े देश में क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन सा तीर चले जाएगा। वो बहुत छोटा सा काम भी, इस छोटे से काम की अहमियत और वैल्यू भी हम शायद नहीं समझते। अगर आप उस इनिशिएटिव लेने की चिंगारी भी चला देते तो हर चिंगारी कभी न कभी ज्वाला बनती है, शोला बनती है, और वो चिंगारी बनाने के लिए आपकी संस्था अच्छा काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 20 साल तक बने रहना और ड्रामा की अंतिम स्टेज तक पहुंच जाना, ये अपने आप में एक चैलेंज है, जिस चैलेंज को आपने स्वीकार किया है। महेश जी का, जिन्होंने हमें इन्वायरमेंट के बारे में इतना ज्ञान दिया। व्हाट वाज रियली स्ट्राइकिंग वाज द रामा प्रिंसिपल, रिजेक्शन, देन एक्विजिशन, मेलोड्रामा एंड एक्सेप्टेंस। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, हर एक, each one of us has to become an NGO in ourselves. So are you prepared to become the NGOs? Yes or no? Yes. Yes. Louder. Yes. Okay, if you're prepared to become an NGO, महेश जी के सामने let's take an oath. मेरे संग संग बोलिएगा। मैं अपना नाम, मैं संदीप गुप्ता, अपने हृदय के बॉटम से पूरी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ ये प्लेज लेता हूँ कि जो भी मेरे कंट्रोल में होगा इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए मैं आगे बढ़ के वो कार्य अपनी इच्छा से, इन स्पाइट ऑफ एनी रुकावट करूँगा। देखिए, पहले तो उन्हें प्रणाम करें जिनकी सोच में आया कि मुझे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का काम करना है, और वह भी पिछले 30 वर्षों से लगातार। और दूसरा विषय उन्होंने लिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। कंज्यूमर एक रिसीविंग एंड वाला व्यक्ति है। एनवायरनमेंट की काम, एनवायरनमेंट की रचना भगवान ने की, और ये सोचकर के इंसान मेरी सबसे सुंदर कृति है, ये इस एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ नहीं करेगा। जब मानव अपने रास्ते से भटका तो ऐसे फिलैंथ्रोपिक लोग NGOs के माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यम से बने, और उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनके सोच में आया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को मन की बात के माध्यम से एक आंदोलन बना दिया, उसको EPFO जैसी संस्थाएं उस लगातार अब से नहीं 30 वर्षों से जिस काम को कर रही हैं, और मैं समझता हूँ उनकी मेहनत रंग लाई है। आज हर व्यक्ति ऐसी संस्थाओं का एक अंग बनकर, लोगों ने, आपने देखा, शपथ ली है लोगों ने कि मैं भी एक NGO बनकर इस कार्य को पूरा करूँगा। ये सोच बन जाना ही हमारी सफलता है, और मैं बधाई देता हूँ इस संस्था को, इनसे जुड़े सभी लोगों को कि उन्होंने, राकेश अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने ऐसे विषय के लिए मुझे भी आने का मौका दिया। सर जी, संस्थाएं जो है देश में और होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी दिल की बात कही है। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को एक ऐसी संस्था बनना चाहिए, हर व्यक्ति को एक ऐसी संस्था की जो एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट गॉड की बनाई हुई है, और गॉड ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को सेल्फ इंटरेस्ट में प्रोटेक्शन दें। भगवान, वरना आने वाली पीढ़ियाँ हमसे पूछेंगी कि विरासत में आपको क्या मिला था, ये महत्वपूर्ण नहीं, वसीयत में आप क्या छोड़ कर जाएंगे।
आने वाली पीढ़ियाँ आपको से सवाल पूछें। तो सर जी आप इस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे जो आने वाली बच्चे हैं या पीढ़ी है वो ऐसी एनजीओ आपके बनाएं? माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि लोग इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएं और जब ही इसकी सफलता संभव हो। तो नमस्कार दोस्तों, रेखा झा जी हमारे साथ में हैं। तो मैम जी जैसे अभी मिनिस्टर जी यहाँ आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। 30 साल से एनजीओ काम कर रहा है निरंतर इन्वायरमेंट के ऊपर। तो मैम जी क्या कहना चाहेंगी आप, किस तरह का विजन जो और मिशन लेके आप चल रहे हैं आम जनता के लिए? सिंपल सा है सर, जो प्रकृति हमारी माँ है, हमारी देवी है, जिसकी हम पूजा करते हैं, तो उसे हम ज़मीनी तौर पे किस तरीके से उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, किस तरीके से रक्षा कर सकते हैं। और जैसे कि कैलाश सर ने भी बताया कि हमें क्या विरासत में मिला और हम क्या अपने भविष्य में आने वाली अपनी संस्कृति के लिए छोड़ के जा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो हम उसके लिए काम करते हैं कि जो भी प्रकृति में संपदा है वो सुरक्षित रहे, और वो क्योंकि एक संचित मात्रा में है, तो किस तरीके से उसकी रक्षा की जाए, किस तरीके से उसका उपयोग कम से कम किया जाए, और किस तरीके से नो टू प्लास्टिक करके, कागज़ की रक्षा करके, किस तरीके से पेड़ लगा के हम एनवायरनमेंट जो हमारी धारा है उसको हरी भरी बनाएं, उसको सुंदर बनाएं। तो पेड़ लगाने का भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत से पेड़ आपने लगाए हैं। तो ये मुहिम हर साल चली रहती है मैम? सर ये हर साल 24 महीने 12 महीने हम चलाते हैं, और इसमें हम बच्चों को जोड़ते हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के बच्चे हों, क्योंकि ये बच्चे हमारे कल का भविष्य हैं, कल के नेता हैं। और अगर हम बच्चों को इसके साथ जोड़ते हैं तो बच्चों को इम्पोर्टेंस पता चलती है कि जो हमारी प्रकृति है वो कितनी खूबसूरत है, और जो हमारे संस्कार हैं, अपनी हमारी जो संस्कृति है, जिसमें हम वन की, जिसमें हम जल की, जिसमें हम वृक्ष की पूजा करते हैं, तो उसकी पूजा के साथ उसकी सुरक्षा कैसे करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव काल चल रहे हैं मैम 75 जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल बनाएंगे तो क्या पर्यावरण जो है पूरी तरह से हम उसमें जी पाएंगे, बच्चियाँ सुरक्षित रहेंगी, बच्चियों के साथ इस तरह से कोई अभद्र व्यवहार नहीं होगा, क्या ऐसी उम्मीद आप रखती हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और आशा से ही निराशा का खात्मा होता है। तो हमारी ये आशा है कि हमारे छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। शुरुआत हमसे होगी, हमसे ही समाज बनता है, हमसे ही देश बनता है। अगर हम सही हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तो वाकई एक बहुत अच्छा समाज है, बहुत अच्छे देश में व्यवहार हम बना के चल सकते हैं। आज हमें G20 की अध्यक्षता मिली है, कैसा महसूस करेंगे? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है, एंड वी आर फीलिंग प्राउड, एंड वी बिलीव इन द लीडर ऑफ आवर नेशन, एंड वी हैव अ बिग रिस्पेक्ट फॉर हिम। हम दर बदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से विश्व गुरु के दर्जे पे होगा। मैम जी, हमारा देश तो पहले ही विश्व गुरु था, आज भी है और आगे भी रहेगा, बस थोड़ा सा रास्ते से भटक गए हैं। मोदी जी ने अभी, वैसे तो हमारा जो भारत वर्ष है वसुधैव कुटुंबकम हुआ है, नारा है, उसमें हम चल रहे हैं अभी। एक अर्थ वन फ्यूचर, वन अर्थ वन नेशन, इस तरह की बहुत सी मुहिम मोदी जी ने चला रखी हैं। तो अगर आज से कम 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से ही अगर एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमें प्रधानमंत्री मिल जाते तो शायद G20 के अलावा हम बहुत सी अध्यक्षताएं कर चुके होते। बिल्कुल सर, लेकिन क्योंकि हम कभी निराश नहीं होते और आशा पे हमारा जीवन टिका है, तो जब आँख खुले तभी सवेरा, जब हमें ऐसा नेतृत्व मिला तभी से हमने उस राह पे चलना शुरू कर दिया, और हम उस राह पे अग्रसर हैं। I have obliged to all of you, and well, we started this thing in May 1993 under the leadership of Pratap Rao Bhosle, Shri E.C. Agarwal ji, and we have been running for the last 30 years. We have gone to different universities to create the awareness in the students. We have regenerated Hostas Lake. If you have seen lake in Hostas, there is 7 acres of land in the 98-acre forest. So far, we have planted over 1 million trees in and around Delhi. We are affiliated with MIT University, Manesar, Kiarmangalam University, Soda Road, GD Goenka, Soda Road, MIT, Manesar, and now we are entering with Galgoti also the agreement. We have 1 year agreement with them, and we take care of all their environmental problems.
we convert those campus into zero waste campus. Whatever waste is there, we collect it, recycle it, and give it back to them in one form or the other. My colleague, my friend, Mr. Ashish Jain is here. He is a known figure from IPCA. He is doing the recycling. Then we got under the guidance of Mr. Dr. S.K. Goel, who is an expert on water and air. We keep getting his blessings. And today, from this platform, I request all members to come and join us in this movement. And we have so far not taken any CSR facility as Dr. Mahesh was mentioning. It is purely out of our own generated funds. And we have just kept a bigger membership, life membership fee of 5,000 rupees for the life. And since it is our 30th anniversary, we have reduced it to 2,000 plus 1,000 for the projects and 3,000 rupees for the life. And this offer is ending today. So whosoever is interested, we have the form there. This was the international journal which we started 20 years back. It was edited by my previous colleague, late Professor Dyer. And after his sudden death 7 years back, somehow it got stopped. So now we are thinking of reviving it. It was circulated all over the world. And behind all this success, whatever success I have achieved, is my wife. And this little girl, Pratika. Feel pleasure to announce that we have made our very active member, Mr. Amit Kumar, today, the secretary member. And I wish all other members to become more active so that they also take their charge and I can pass on the legacy to them. With these words, I hand over the mic to Master Simon. And don't take much of time because we are already very short of time now. Thank you. Thank you so much, Rakesh sir, for the lovely जिंदा रखो। हौसले के तर्कश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, और जीता वही जो डरा नहीं। Thank you so much, sir, for being there. You are an inspiration for all of us. How is it possible? But today, when I am mother myself, I started understanding its meaning. The simplicity, the creativity, and the innovative way of thinking that a child being brings to the table is phenomenal. To look at the environmental challenges in a fresh and innovative way, we held a drawing and painting competition in which children from all over India participated. Now I invite Mrs. Rekha Jha to please come on the stage and declare the winners of the competition. Who's the owner of APM News Channel was to be here, but suddenly she is not feeling well. So Mrs. Sangeeta Sharma is here from the same channel, and she has said that we can go to their channel on Thursday. Thursday, 3 o'clock, we are meeting there to start our Desh Ke Nirmata. Thank you. Activities and their achievements in our TV channel also and otherwise also. So you all are welcome, and please give your name so that before that we can make all the arrangements and we welcome you and awaiting your presence there. Thank you. सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। आई एम रेखा झा, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड ब्रांड हीलर। थाम ले बिजली बादल की, थाम ले बिजली बादल की, और थाम ले ये तूफान। मेहनत की तू शक्ति से, मेहनत की तू शक्ति से पूरे कर ले अपने सब अरमान। तो ये अरमान हमारे रिस्पेक्टेड बीपी सिंह सर का था और हमारे राकेश सर का था कि हमारी ये धरा जो हमारी माता है हरी भरी रहे और हमारी वसुधा फलती फूलती रहे, जिसने हमें जीवन दिया। हमने एक प्रण किया अपने बच्चों के साथ काम करने का, क्योंकि ये बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं, हमारे कल के नेता हैं, और ये संस्कार और संस्कृति अगर हम अपने बच्चों को देंगे कि हमें अपनी धरा को हरा भरा बनाना है, हमें अपनी एनवायरनमेंट को सेव करना है, तो यकीन मानिए
वो दिन दूर नहीं जब हमारी चिंता दूर हो जाएगी कि आगे आने वाले जो हमारी ये संतति है वो किस तरीके से हमारी जो विरासत जो हमने दी है उसका टेक केयर है। सेलेक्ट किए हैं स्वास्तिका संस्कृति जी पटना बिहार से, जिन्हें हमने फर्स्ट प्राइज दिया है। सेकंड प्राइज हर्ष कुमार जो क्लास 4 के हैं कोलकाता से। थर्ड और सबसे खुशी जो आज मुझे हो रही है, हमारे साथ एक सबसे छोटा हमारा जो पार्टिसिपेंट है वो लकीली दिल्ली से है और उसने एक बहुत ही अच्छा स्लोगन हमें दिया और वो स्लोगन है जन्मदिन हो या त्योहार पेड़ लगाएं हर बार। तो ये छोटे से बच्चे की सोच है और आज खुशकिस्मती से वो बच्चा हमारे साथ है। तो मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से उस बच्चे का स्वागत हो करने वाले हैं और इनके विचार वाकई बेमिसाल हैं और ये सिर्फ विचार नहीं, ये जमीनी तौर पे अपने घर में चाहे वो तुलसी दिवस हो चाहे वो पर्यावरण। नमस्कार, मेरा नाम है कृषिकर। आज हम आपको पेड़ों के बारे में कुछ लाइनें सुनाएंगे। पेड़ों की कीमत है अनमोल, इनके बिना ना हमारा मोल। जन्मदिन हो या त्योहार पेड़ लगाओ हर बार। पेड़ लगाए उमड़ कर बरखा लाए, पेड़ों के बिन मेघ न बरसे। लगे पेड़ तो फिर क्यों तरसे। जब हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, बूंद बूंद से खड़ा भरेगा। जन जन हमें जगाना होगा, धरती को बचाना होगा। आज हम अपने जन्मदिन पर हर भाई पेड़ लगाएंगे। आप भी लगाना, धरती खुश हम खुश। धन्यवाद। हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो यूथ है वो फ्यूचर है, हर भाषण में कहते हैं, हर जगह कहते हैं। सवाल उठता है क्या हम उस यूथ की सुनते हैं? क्या हम यूथ को हमारे कार्यों में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं? क्या हम उस यूथ को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं? अगर मुझसे पूछें, हम नहीं देते। हम बात ही बात करते हैं। इसलिए हमने इस बार ये सोचा, इट्स अ कंसिडर्ड डिसीजन to have a panel discussion, right, where we have the youths involved. So let us join our hands, welcome the youth. ओके, ऐसा करते हैं, टाइम की करनी है तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इस वक्त आप बोलना सुनिए और when you speak one by one and introduce your name and the institute from where you belong. Please, go ahead. Good evening to one and all present here. So I am Himanshi Malik. Currently I'm pursuing bachelor's from environmental sciences from MIT Noida. So if we think deeply about how we can connect our like Mother's Day to our Mother Nature. Mother Nature does not want any big gift or valuable materialistic things. She just wants some little efforts from each and everyone that can literally change the ongoing issues that we already have created. So we need to create solutions, and rather than being a problem and creating issues for her, that could be the biggest gift for Mother's Day to the Mother Nature. Everyone, my name is Aryan and I am from MIT Institute of Environmental Sciences. अगर देखा जाए तो एक माँ क्या है? मेरी मम्मा है, मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा हूँ, वो क्या चाहती है? मैं पढ़ूँ, अच्छा बनूँ, उनको मैं क्या दे रहा हूँ? कुछ नहीं दे रहा हूँ। Similarly, हमारी मदर नेचर भी यही चाहती है। She is providing us with fruits, everything, like जो आप सोच सकते हो सब हमको नेचर से मिलता है। तो अब आप अगर उनको एक माँ की तरह समझेंगे तो बस वो इतनी सी चीज़ चाहती है कि आपने जो उन्हें दिया है एक सस्टेनेबल तरीके से आप उसे यूटिलाइज कीजिए। और
respected Shri V.P. Singh ji, respected Shri Rakesh Chandra Agrawal ji, the other dignitaries sitting on the dais, and I could see many of my friends. Professor S.P. Varsha is there, who is the advisor of Science and Technology in Government of India. It's been great that I have been invited here. First of all, I am sorry that I was a little late for this function. But जैसे कि आपने कहा शुरू में ही, अभी जैसे मैं आया कि मदर अर्थ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एनवायरमेंटिस्ट हूँ और सबसे पहले जो मदर अर्थ है, माँ के बाद जो असली नंबर आता है वो मदर अर्थ का ही आता है. And when I say that it comes to मदर अर्थ एक जो हमारा शरीर बना हुआ है, बार बार लोग बोलते हैं क्षितिज पावन गगन शरीरा, इससे बना है शरीर. तो शरीर जो है वो भी सब एनवायरनमेंट की जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उससे बना हुआ है. एंड दिस इज अ राइट ओकेजन टू रिमेंबर दैट and to work on that. Many things have been happening now. We in the university try to see that all these 17 sustainable development goals, which are to be completed and which have to be worked upon, and especially the climate action thing, which is in 2035 we have to cover almost 50% of the pollution we have to remove, and then if we see by 2050 or now it can be extended to 2060, we have to see that our life and the life of the future changes, especially for our younger generation. What we have been feeling now is that the time has come to change yourself. मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली प्रोफेशन से और एनवायरमेंट जियोलॉजिस्ट हूँ. मैं जब देखता हूँ, जब मैं रिसर्च करता हूँ, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें ये पाता हूँ कि वो नेचुरल तो होती है, लेकिन नेचुरल से ज़्यादा वो एंथ्रोपोजेनिक होती हैं या एनवायरनमेंट जो हम लोग पॉल्यूशन करते हैं उससे अफेक्टेड होती है. मैं एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मैं हिमालय पे भी काम करता हूँ कि हिमालय से अब आप शुरू होता है जब पानी, और वो पानी धीरे धीरे नीचे आता है. हमें पता है कि हमारा हिमालय ऊपर उठ रहा है, तो उसका अगर हम लोग जो है जिस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब जो हिमालय के पास पहुंचती है, उससे जो पोल्यूशन हो रहा है, उससे जो ग्लेशियर जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, और मेल्ट होने के बाद जो पीछे जा रहे हैं ग्लेशियर्स, तो धीरे धीरे पानी का स्रोत घटता जाता है. एग्जाम्पल सरस्वती का है. हर आदमी सरस्वती की बात करता है. सतलुज और सरस्वती दोनों जो है एक टाइम पे जो है ईस्ट में फ्लो करती थी, और ये पूरा एक बहुत बड़ा बेसिन होता था जिसको हम सतलुज सरस्वती दृष्टावती बेसिन बोलते थे. वो बेसिन जो है धीरे धीरे जो है हमारे कुछ तो एक्टिविटी हुई, जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारा दिल्ली हरिद्वार है वो थोड़ा सा उठा, लेकिन उसके अलावा जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हुई, मैं जब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की बात करता हूँ तो जो हमारा कैनाल सिस्टम बना, उसमें बिल्कुल भी इंजीनियरिंग में जरा भी ध्यान नहीं दिया गया कि हमने कैसे काम करना है. मैं एग्जांपल देता हूँ शुरू से फिरोज के टाइम से, फिरोज तुगलक के टाइम से. फिरोज तुगलक के टाइम में मैं बात कर रहा हूँ 1300 से 1500 के बीच में जो काम हुए यहाँ पे, उन्होंने क्या किया कि एक सिरिंज से एक वो काटा, सिरिंज से एक कैनाल काटी और उसको काट के जो है वो हिसार में ले आए. दूसरी जो थी उन्होंने, जो आपने नाम सुना था नहान, और उसके ऊपर जो बदली है, उस एरिया से काटी और उसको काट के वो हंसी से ले आया, हंसी से हिसार में गया. तो हिसार होता, और उन्होंने अपना जो उनका जो किला था उसके नीचे उन्होंने अपना पूरा जो है तालाब का सिस्टम बना दिया बड़ा, और उससे उन्होंने लगान लेके पानी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया. लोग बड़े खुश हुए, बहुत अच्छा माना गया उसको, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट माना गया. लेकिन उससे बाद में जब वो ख़त्म हुआ तो आज हम भोग रहे हैं वो चीज़ें, वो किस तरह से जो है खराब हो गई सारी चीज़. और स्पेशली जब मैं खराब होने की बात कर रहा हूँ तो वो मैं अभी पीछे मैंने करीब 1-2 साल जो है उस पर काम किया, अपने स्टूडेंट्स को भी लेके गया.
तो मैंने देखा कहीं कहीं उसके अवशेष मिलते हैं सरस्वती, वो सरस्वती नारा कहलाती है, और कहीं कहीं उसके अवशेष मिलते हैं, उसको हम नदी का नाम ही बदल गया है। एक जगह थी वहाँ पे सरस्वती कर, एक्चुअली सरस्वती एक गाँव था सरस्वती, वहाँ पे मैं पहले पढ़ा कि उसके अंदर जो एक बहुत बड़ी हमारी हिस्टोरिकल लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी भी गायब हो गई वहाँ से, और उसको बाद में चला के पर्शियंस ने उसको अपने नाम से उसको पूरा लाइब्रेरी को अडॉप्ट कर लिया। तो चीज़ें जो हैं वो हट फिर के अगर आए तो मैं कह रहा हूँ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो हैं उन पर बिल्कुल भी हम लोगों ने ख्याल नहीं किया कि इसको कैसे हम सिस्टम को चेंज करेंगे। और अभी टाइम मैं कैसे कह रहा हूँ कि जी सतलुज जो इस तरह बहेगी, एक तो अभी साइंस में हमारे कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि सैटेलाइट इमेजिंग से कि सतलुज इस तरह बहेगी, और जब ये दिल्ली ISBT का जब ये ट्रांजेक्शन बन रहा था, नीचे का अंडरग्राउंड रोड बन रही थी, सॉरी मेट्रो बन रही थी, उस टाइम पे वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ के मुझे कुछ कंसल्टेंसी का काम दिया गया कि जी इसमें आप देखिए किस तरह से इसको डिस्टर्ब ना हो, किस तरह से काम। तो हमने उनकी एज निकाली, वहाँ पे हमको 1.6 किलोमीटर वाइड ऐसे चौड़ा, और जो कि यमुना से ऐसे मिल रहा था 1.6 किलोमीटर ISBT के पास रस्ते के बीच में है, 1.6 किलोमीटर वाइड हमको एक बड़ा सा वो मिला चैनल नदी 1.6, और प्रोबेबली वो सतलुज और सरस्वती का मिक्सचर नहीं होगा। उसका एज जो है वो 5000 साल, जो हमने एज निकालते हैं तो एज निकाली तो उसकी 5000 साल। तो इसका मतलब देखिए कि नदियाँ यहाँ पे सब बहती थी, ढंग से बहती थी। अब क्या हो रहा है कि अब जैसे रिज आ गई है आपकी, और आपकी नदियाँ शिफ्ट हो रही हैं, तो आज तो नदी आपको दिख रही है, यहाँ पे कुछ यमुना बह रहा है, सब कुछ बह रहा है। धीरे धीरे ये नदियाँ सब ऊपर चलती जाएंगी, और जैसे जैसे ऊपर चलती जाएंगी गंगा के साथ मिलती जाएंगी और ऊपर चलती जाएंगी, और ये पूरा एरिया डेजर्ट। तो अगर आप लोगों ने हम लोगों ने मिलके इस पे ढंग से काम नहीं किया, और अपने बच्चों के लिए, हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारे बच्चों के लिए अगर हमने इस सोच को नहीं बनाया कि हम किस तरह से इसको हम बचाएं इस सिस्टम को, और किस तरह से हम इस पे आगे बढ़ें, मुझे लगता है कि हम मदर अर्थ के साथ, माँ के साथ जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम माँ ने हमें सब कुछ दिया है, हमें खाने का दिया है, हमें पीने का दिया है, हमें सोने का दिया है, और अच्छे ढंग से रहने का दिया है, और एक अच्छा इंसान बनाने का दिया है। मेरी माँ ने मेरे संस्कारों से दिया है, और मेरी मदर अर्थ ने मुझे जो है ये सब जो है पर्यावरण में दिया है। तो व्हाट आई वांट टू से इज आई एम वेरी सिंपली आई एम सेइंग कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बोल सकता हूँ इसके ऊपर, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वी शुड टेक ए प्लेज दैट मैं बताता हूँ, मैं 1986-87 में मैं एक यूनेस्को फेलोशिप पे इटली गया। वहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खाते हुए जा रहे थे, तो आइसक्रीम का छिलका, मेरे साथ एक फिलिपाइन लड़का था, उसने आइसक्रीम का छिलका वो ऐसे करके फेंकने की कोशिश करी मैंने। एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था फुली ड्रेस्ड में, और उसने छूटते ही उसको बोला, ऐसे दिखा, कुछ नहीं किया, ऐसे फट से उठाया और वो चला गया। तो ये जो एक डिसिप्लिन है ना, ये डिसिप्लिन हमको क्रिएट करना पड़ेगा। आप भी आ जाओ। Principle of art, reduce, recycle, reuse, use to conserve. Okay, so the moment we start having a philosophy of using the best service to the environment, and here I just want to give one example. As a professor, we always use pen and paper. So now if we take a white pen, as a consumer, if I am using pen, I am using it for the purpose of writing, and for writing, I just need to of the pen. Okay, now. इंडस्ट्री के साथ साथ थोड़ा इन्वायरमेंट के ऊपर काम करते हैं, और पिछले 1.5-2 साल से हम इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग जो भी इन्वायरमेंट से संबंधित काम करते हैं, हम भी इनके साथ थोड़ा बहुत सहयोग करते रहते हैं, और मिस्टर अग्रवाल और इनके साथी बहुत दिल से काम कर रहे हैं। इस चीज़ को मैंने महसूस किया है, देखा भी है, और
ये संस्था को 30 साल हो गए हैं और निस्वार्थ बहुत ही अच्छी तरीके से दिन रात ये लोग लगे हुए हैं। जहाँ पर भी कोई ज़रूरत होती है ये लोग फटाफट जाते हैं और वहाँ पर अपनी ड्यूटी पूरी करके आते हैं। और इन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी उठा रखी है कि हमें अपनी धरती को, अपने समाज को ठीक से रखना है। तो सर जी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इस तरह से अपना काम कर रही है इन्वायरमेंटल। तो सर जी हमारा जो देश है 75वां अमृत महोत्सव काल है जी, और हमें G20 की अध्यक्षता मिली है जी। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वी आर फीलिंग प्राउड। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे तरीके से इस काम के अंदर लगे हुए हैं और हमको ऐसा प्रधानमंत्री सौभाग्य से मिला है। हम सब भारतवासी इसके लिए अपने आप को लकी महसूस करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको लंबी आयु दें और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे ताकि इसी तरीके से वो आगे काम करते रहें और देश को प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं। मेरा थोड़ा एक्सपोर्ट का भी काम है, देश विदेशों में भी जाना पड़ता है। मैं जब 1980 में 75 में बाहर जाता था तो एक अलग सीन देखता था, लेकिन आज हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पे हमारे को ये लगता है कि पूरा विश्व हमारी ओर अपेक्षा से देख रहा है और हमसे कुछ पाना चाहता है कि हम लोगों को मार्गदर्शन दें, देश को, समाज को, दुनिया को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो सर हम आज़ादी का जब 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे, 25 साल अभी हमारे पास 25 साल भी तो हाथ में है। इन्वायरमेंट से लेके बच्चों की शिक्षा को लेके, भूखमरी को लेके, क्या उस टाइम हम परिपूर्ण हो जाएंगे? वसुधैव बिल्कुल हो कुटुंबकम जाएंगे, की जो बिल्कुल हो नीति जाएंगे। है, रणनीति है हमारी, वो हम उसमें कामयाब? मेरे को बहुत विश्वास है कि हम इसके अंदर पूरी तरह से कामयाब होंगे। देश में कोई भुखमरी नहीं रहेगी। हमारी इस टाइम जितनी जो खाली ज़मीन थी, ठीक से खेती नहीं होती थी, वो भी होएगी और हो भी रही है। आप देखेंगे कि हमारी उपज अच्छी बढ़ रही है और हम अपने देश को तो पाल ही रहे हैं, विदेशों के अंदर भी हम लोग निर्यात करने की स्थिति में रहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे वापसी बढ़ रहा है। कभी विश्व गुरु था और मुझे उम्मीद है अगले 10-15 साल में हम दोबारा विश्व गुरु के खिताब को प्राप्त कर लेंगे। तो सर जी हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि इस तरह के जो NGO है, फाउंडेशन है, बहुत कम है और ये फाउंडेशन और NGO बहुत ज़्यादा होने चाहिए ताकि जो है लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा सके, इस और लोगों का बढ़ावा। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं या उन लोगों से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि वो इस लाइन में आए, NGO बनाएं, संगठन बनाएं ताकि जो है लोगों को एकजुटता से जोड़े जाए? सरकार तो अपना काम कर ही रही है। बिल्कुल ठीक है। आज देश का नागरिक सजग है और शिक्षा का प्रसार भी जितना हो गया है, मैं समझता हूँ काफ़ी तेज़ी से अब अच्छी ईमानदार NGOs आ रही हैं और आगे ये काम और बढ़ेगा। सरकार को भी इन्हें उत्साहित करना चाहिए और लेकिन पीछे कुछ समय ऐसा था कि कुछ लोग इस काम को मिसयूज़ कर रहे थे, परंतु अब हमारी इस तरीके की जो संस्थाएं हैं ये बहुत ईमानदारी से अच्छा काम कर रहे हैं, बिना लालच के काम कर रहे हैं और इसको देख करके और लोग प्रेरित होंगे। और जैसा आपने कहा, हमारे जब 100 साल हो जाएंगे देश के, उस वक्त देश दुनिया के अंदर पहले पायदान पे या दूसरे पायदान पे ही मिलेगा आपको। बहुत मुझे अच्छी तो बात है, चीज़ बहुत अच्छी सोच है सर आपकी कि जैसे आप जैसे जो बड़े लोग हैं उनका सहयोग भी हमारे देश को मिलता रहे बिल्कुल और भी। लोगों को भी मिलता रहे और इसी फाउंडेशन में आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कुछ नए बच्चे जो हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जैसे MIT के कुछ बच्चों ने यहाँ पे आके बातचीत करी, बड़ी उत्साहजनक बातें करी और जितना उनका नॉलेज था इस सब्जेक्ट के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, मैं बड़ा अच्छा महसूस किया। और आगे बढ़ो, काम करो, चाहे थोड़ा हो, जितना भी मौका मिलता है काम करते जाओ। जब तक हम चलना नहीं शुरू करेंगे हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे। और हमारे बच्चे इस टाइम बहुत अच्छे हैं, दिमाग भी उनका अच्छा है, मेहनती हैं, एनर्जेटिक हैं। इनके हाथ में देश हमारा जरूर सुरक्षित रहेगा और ये देश विश्व में नंबर 1 जरूर बनेगा।
I'm Aditi. I'm from Teddy School of Advanced Studies. I participated in the panel discussion that happened at UPCMS, and I was greatly impressed by the performance that they have been doing, and I look forward to attending such events. तो इस तरह से आपको लगता नहीं कि इस तरह की जो फाउंडेशन है हमारे देश में और होनी चाहिए, ताकि जो है इस तरह से जो है लोग उनसे जुड़ेंगे, काम करेंगे। और आज हमारा देश जो है 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव काल। तो जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल बनाएंगे तो इन्वायरमेंट के ऊपर हमारा पूरा कब्जा हो पाएगा। ऐसे जैसे प्रोपेगेंडास ऐसे इवेंट्स रखते हैं, ये सबको अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। सो आई थिंक इट इज़ एसेंशियल कि हम ऐसे एनजीओज़ को बहुत ज़्यादा करते। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा था, कनेक्ट करते हैं लोगों से, काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स के लिए। थैंक यू बेटा। थैंक यू। श्रुति और हिमांशी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट फाउंडेशन में इन्होंने शिद्दत दी और यहाँ पर बहुत अच्छे बातें इन्होंने सुनी। तो कैसा लगता है आपको कि इस तरह की जो फाउंडेशन काम कर रहे हैं, और आपको कैसा लगा कि आप यहाँ आए? हाँ, एक्चुअली इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि लाइक काफ़ी लोग आज के टाइम में इन्वायरमेंट के लिए नहीं सोचते हैं। मोस्टली लोग डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, और ऐसी फाउंडेशन जब कुछ इन्वायरमेंट के लिए करती हैं तो मोस्टली अच्छा लगता है किसी के हाँ के लोग इन्वायरमेंट के लिए भी अवेयर हैं, क्योंकि हम लोग खुद इन्वायरमेंट के स्टूडेंट हैं। काफ़ी लोगों को आज के टाइम में सिर्फ मनी से मतलब होता है, इन्वायरमेंट से नहीं होता है। तो जब आपकी मदर अर्थ आपको इतना कुछ दे रही है तो आप बदले में कुछ तो दे सकते हैं। सेल्फलेस लाइफ काइंड ऑफ। At the end of the day, we should all realize that we cannot eat money, we cannot live money. We need earth for our existence. It is like if there is no nature, then we are not here. We do not have planet B to right now. So basically, everyone of us have to or should work for the nature. And there is a quote for like water conservation that really inspires me. That is, "Jal nahi to kal nahi." There are so many resources that Mother Nature gives us, and each of everyone, like each of one, should be protected and conserved. आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि हमें G20 की अध्यक्षता मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? We are very proud of it. Yes, because it is a big opportunity to stand out in the world and give our instruction and we become a leader, a global leader in the field of everything like development or environment or economics. तो हिमांशी जी, इन बच्चों ने इतनी अच्छी कविता यहाँ पर बोली। इन बच्चों में कितना टैलेंट है। जिस तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाना देश को, तो क्या आगे बढ़ रहा है हमारा देश? अगर हम सही अवेयरनेस एंड एजुकेशन उनको दें, एजुकेशन रिसोर्स उनको दें और उनको सिखाएं कि जीवन के मूल्य क्या है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन, वो हमसे भी ज़्यादा बेटर कर सकती है आगे हमारी हर एक चीज़ में, लाइक एनवायरनमेंट या फिर हर एक उस इंटरेस्ट में, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में। जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि इन बच्चों ने, आप बहुत प्रभावित हुई हैं इन बच्चों से। एग्जैक्टली, लगता है कि कितना स्पीडी ये बच्चे समझ रहे हैं देश। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग अब खुद बैचलर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस कर रहे हैं। अब हम लोगों को जाके पता लगा कि कोई ऐसा कोर्स है, लाइक आज के टाइम में हर कोई नहीं जानता कि BSc EVS है या फिर एनवायरनमेंट में कुछ किया जा सकता है। बट आजकल के यूथ है या छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को लिटरली लगता है कि अपने आसपास देख के कि हाँ, एनवायरनमेंट को इस टाइम बचाने की ज़रूरत है। और अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो आज के टाइम में एनवायरनमेंट हर सेक्टर में नीडेड है। तो या ऑफकोर्स अगर जैसे बच्चे आज के टाइम में इतना हो रहे हैं जागरूक, तो हाँ ज़रूर आगे कुछ अच्छा हमसे भी ज़्यादा अच्छा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच छोटे गर्ग जी हैं। एक बड़े गर्ग, एक छोटे गर्ग जी हैं। इन्होंने अपना नाम अभी से जो है मशहूर करना शुरू कर दिया है। अच्छी कविताएं लिखते हैं, अच्छे डायलॉग बोल रहे हैं आप। तो कहाँ से आपने सीखा? कहाँ से सीखा आपने बताओ? मम्मा से। अच्छा, मम्मा से सीखा आपने। तो क्या क्या सिखाती हैं और मम्मा? मम्मा क्या क्या सिखाती है बताओ? मम्मा पढ़ाई करना सिखाती। कविता सुनाओ। पेड़ों की बोलो। बोलो तो। पेड़ों की कीमत है अनमोल, इनके बिना ना हमारा मोल। जन्मदिन हो या त्योहार, पेड़ लगाओ बारंबार।
हरे भरे हम पेड़ लगाए, उमड़ घुमड़ कर बरखा लाए, पेड़ों के बिन मेघ ना बरसे, लगे पेड़ तो फिर क्यों तरसे। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, ऊंच नीच से जड़ा बढ़ेगा, जन जन हमें जगाना होगा, पृथ्वी को बचाना होगा। आज हम अपने जन्मदिन पर हर बार एक पेड़ लगाएंगे, आप भी लगाना, धरती खुश हम खुश। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई में कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd B। और आप? 1st C। वेरी गुड। और क्या क्या आपके जो दिल में क्या आता है कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? मैं पुलिस। पुलिस में जाना चाहते हो आप? जादूगर। जादूगर बनना चाहते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है। एक बार बहुत दिल से मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने मेरे बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। इससे क्या है, मेरे बच्चों के स्किल्स और इम्प्रूव हो रहे हैं, उसके लिए मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है मैम की तरफ से। तो थैंक यू सो मच रेखा मैम। बहुत ही सराहनीय काम है इन 3 सालों में जो राकेश जी ने काम किया है पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए। और पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण जितना ज़्यादा ख़राब होगा उतना ही हमारे जो यहाँ रहने वाले जीव जंतु चाहे हम इंसान हैं उनको नुकसान होगा। और हम सिर्फ अपने घर की ही। तो मैम जी आप यहाँ पर आए जो 30वां जो फाउंडेशन का एनिवर्सरी मना रहे हैं, कैसा लगता है मैम जब ऐसे पर्यावरण को लेके जो लोग जागरूक हैं, तो कैसा महसूस करती हैं? अच्छा महसूस हो रहा है कि जो जागरूकता हमें बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। ये 30 साल से अब इसको लेकर आ रहे हैं, मगर अभी भी 30 साल में मैं महसूस कर रही हूँ कि लोगों में बदलाव कम हो रहा है। और लोग जो ये कंक्रीट दुनिया बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग से बिल्डिंग खड़ा करते जा रहे हैं, मगर पेड़ पौधे और ये सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। उनको बनाए रखें, पेड़ पौधे लगाएं और प्लास्टिक की जो वेस्टेज है उसको सही तरीके से कैसे वापस यूज़ किया जा सकता है। मतलब कि जो हमारी वेस्ट चीज़ें हो गई हैं, प्लास्टिक हैं, उनको हम इको ब्रिक वगैरह बनाकर इसका यूज़ कर सकते हैं। पेड़ों की महत्वता बताएं, पानी का महत्व बताएं, मिट्टी का महत्व बताएं, और ये बनाना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को इसके साथ दें। दर्शकों के लिए हम बताना चाहते हैं कि मैडम दिल्ली पुलिस में हैं, राष्ट्रपति से अवार्ड ले चुकी हैं, लिम्का ऑफ बुक रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। बहुत सी और अचीवमेंट मैम ने की है जो हमारी बच्ची हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैम जो हैं किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। मैम के नाम से जो है दिल्ली पुलिस में क्राइम करने से बच्चे जो हैं वो डरते हैं, क्राइम नहीं कर पाते हैं जहाँ भी मैम होती है। बच्चों को इन चीज़ों से जोड़ती हूँ। मैं अपने एरिया में 200 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मुझे राष्ट्रपति जी ने पुलिस पदक नहीं दिया, मुझे राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। और मैं बच्चों को हमेशा शिक्षा देती हूँ कि अपने देश को बचाए रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए और सुंदर रखने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जिस तरह से लिम्का ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड और बहुत सी मतलब आपने अचीवमेंट की हैं, बहुत खुशी होती है जब इस तरह से जो है आपको लोग देखते हैं, जो अपना मेंटर मानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ये फाउंडेशन है किस तरह से काम कर रही है, और अभी 30वां इन्होंने अपना वर्षगांठ मनाया है इन्वायरमेंट को लेके, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन इन्वायरमेंट प्रेमियों के लिए? इन्वायरमेंट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी तो अग्रवाल साहब ने जो ये डिस्कशन रखा, इन्वायरमेंट तभी बच पाएगा जब हम हरियाली को चारों तरफ फैलाएंगे, पानी को बचाएंगे। और सबसे जरूरी बात ये है कि पानी की बचत होना बड़ा ज़रूरी है, हरियाली को फैलाना बहुत ज़रूरी है, प्लास्टिक जो है उसको अवॉइड करना बड़ा ज़रूरी है। तभी हम एनवायरनमेंट बचा पाएंगे, तभी हम हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको हम एक बड़ा साफ सुथरा वातावरण देके जाएंगे। नहीं तो वो हमें आने वाले समय में हमें कोसेंगे कि खुद तो खाते पीते रहे, हमारे लिए सारी मुसीबतें छोड़। रिसाइकिल को लेके भी बात चल रही थी। रिसाइकिल ठीक है कि जब तक पूरे सोल्यूशन नहीं होते रिसाइकिल तो करना ही पड़ेगा, और कोशिश की जाए कि हम क्यों ना नेचुरल चीज़ों से जुड़े कि हमें रिसाइकिल करने की जरूरत ही ना पड़े।
हमारा देश जो है 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। जब 100वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे, आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो इन्वायरमेंट को लेके आप कितना समझते हैं कि प्रोग्रेस हो चुकी होगी? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि प्रोग्रेस तो काफ़ी हो चुकी होगी और होगी भी। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम जब तक खुद प्रण नहीं लेंगे कि हमारे आसपास का वातावरण साफ़ हो, हमें साफ़ सुथरी सांस मिले, हमारी जनरेशन को अच्छी साफ़ सुथरी सांस मिले, सिर्फ बातें करने से और अमल में लाने में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। जब हम इसको रियल ज़िंदगी में अमल में ले आएंगे तो सारी समस्या हल हो जाएगी। तो 100 साल बाद जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव काल मना रहे होंगे, जी हाँ, जब हम अमृत काल मना रहे होंगे 100 साल, तो उसमें हम बिल्कुल महसूस करें कि हम सचमुच अमृत पी रहे होंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप जो है लोगों में अपनी मुस्कान बिखेरते रहें, लोगों को अवेयरनेस करते रहें। थैंक यू वेरी मच। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है, बहुत अच्छी लाइनों के साथ आपने एंड किया, थैंक यू वेरी मच। फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। वाइस चांसलर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर जियोलॉजी, एनवायरमेंटल जियोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच जगमोहन जी हैं। यहाँ पर एनवायरमेंट जो फाउंडेशन है उसको लेके यहाँ पर इन्होंने सिद्ध दी। सर जी, इस तरह के जो फाउंडेशन है, जो काम हो रहे हैं, अभी 30वीं वर्षगांठ मना रहा है अभी फाउंडेशन। मिनिस्ट्री भी यहाँ आए, काफ़ी बोल के गए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज भी आए हुए थे, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। बहुत अच्छी बात है। तो किस तरह से आप काम कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो क्या सर जी इस तरह की NGO हमारे देश में और होने चाहिए, ताकि हम जब अमृत महोत्सव काल 100वां मनाएंगे तो पूरी तरह से इन्वायरमेंट को लेके, बच्चियों से रेप को लेके, भूखमरी को लेके सभी समस्याओं का समाधान क्या हो पाएगा? हाँ, ये ऐसी NGO हमारे देश में और भी होनी चाहिए। हम इस NGO को 93 में हमने स्टार्ट किया था, और आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और हम 93 से अब तक हमें शुरू करते 30 साल हो गए हैं, और हमने कॉलेजेस में, स्कूलों में जाकर के बच्चों में इस एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस जगाई है, और उनको ये बताया है कि एक पेड़ क्या कर सकता है। और मैं आपको बताऊं, एक पेड़ जो है, हमारा शरीर जो है, हमारी सृष्टि जो बनी हुई है 5 तत्वों से बनी हुई है। वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से बनाकर अगर आप एक पेड़ लगा देते हैं, एक पेड़ लगाने से ये इन सब चीज़ों में जो भी आ रही है चीज़ें, इन सब का समाधान हो सकता है। जैसे एक पेड़ लगाने से पृथ्वी की भी कल्टीवेशन ठीक होती है। एक पौधा जो है वो एनवायरनमेंट को शांत भी करता है, और वो पानी को भी सोखता है। इसी तरह से हम अगर पेड़ और भी लगाएंगे, जैसे हम लोगों ने जाकर के स्कूलों में, कॉलेजेस में इन पेड़ों को लगाने का जो अवेयरनेस आपने फैलाई है, अच्छी बात है, बच्चों को दिया है, बहुत अच्छी तो बात हम है। यही बताते हैं कि एक पेड़ लगाने से हमारा सारा वातावरण ठीक हो जाएगा। तो हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हर आदमी को ज़िंदगी में एक पेड़ कम से कम लगाना चाहिए। तो हमारी जो आबादी है देश की, वो 140 करोड़ के लगभग है। अगर इस तरह से सभी पेड़ लगाएंगे तो इन्वायरमेंट की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 140 करोड़ पेड़ लग जाएंगे और क्या इन्वायरमेंट की समस्या नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने फाउंडेशन को खड़ा किया, आगे बढ़ाया, और 30 साल आपने कंप्लीट किए हैं, तो आप अवार्ड के हकदार हैं। हम मोदी सरकार जी से अनुरोध करेंगे कि किसी भी तरह से जो है फाउंडेशन का और ज़्यादा सहयोग करके पूरे भारतवर्ष में फाउंडेशन के कई केंद्र खोले जाएं, ताकि जो है लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। थैंक यू वेरी मच सर। जगमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ये फाउंडेशन काम कर रही है, और आज इनको 30 साल हो गए हैं देश के लिए काम करते हो, कैसा लग रहा है सर जी? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत कम लोग जो है मदर डे पे और एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, और ये सोसाइटी जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी काम कर रही है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, और उन्होंने आज बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाया है, और एडमिनिस्ट्रेशन से, DST से, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, MCD से, साधारण वर्ग के लोग
और NGOs उन सबको जो बुलाया है, इन सब का मिलके एक बड़ा अच्छा मिश्रण हुआ है। और बच्चों के जो कार्यक्रम थे वो मैं नहीं देख पाया, लेकिन वो भी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने रखा और उनसे जो भी शिक्षा मिली उसको लोगों को दिए। ये एक बहुत ही सम्मानित बात है और बहुत ही अच्छा विषय है। इनको फ्यूचर कंटिन्यू करना चाहिए और हम सब इनके साथ। तो इस तरह की NGO देश में और भी होने चाहिए ताकि और होनी चाहिए, मुस्तैदी से काम हो। बिल्कुल होनी चाहिए। और स्पेशली जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से एनवायरनमेंट की पूरी एक मैनेज। अभी क्या है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का कोई मैनेजमेंट प्लान जो है वो नहीं है, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक पूरा जैसे 20 वर्षीय 25 वर्षीय योजना बननी चाहिए, जिसपे थ्रू आउट दी जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके ऊपर भी। तो 2030 में अगर हमें 50% पोल्यूशन कम करना है और 2050 के अंदर टारगेट कंप्लीट करना है, तो उसका पूरा एक गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान होना चाहिए। और उस प्लान में हम ये सारे NGOs का योगदान होना चाहिए, ताकि एक मास लेवल पे इसके ऊपर काम हो और हम जल्दी से जल्दी अपने पर्यावरण का संरक्षित कर सकें। आज़ादी का जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल बनाएंगे तो आप उस टाइम कैसा भारत देखना चाहते हैं? पोल्यूशन रही, भुखमरी से रही? ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17, उसमें भुखमरी से रहित, क्लाइमेट एक्शन, हमें बच्चों की शिक्षा, एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट, एक संस्कार, ये सब चीज़ें जो है उसका मिश्रण है। वन अर्थ वन फ्यूचर की जैसे मोदी जी ने कहा है, बिल्कुल उस तरह से हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन उससे और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हम एक तरह से ले लें कि जो हमारी अपनी शरीर है वो भी पूरा ही पंचतत्व से बना हुआ है, जो कि मदर अर्थ का पार्ट है जी। तो उससे शिक्षा लेके हम उसकी संरक्षण करेंगे तो हम खुद भी ठीक रहेंगे। आप इस प्रोग्राम में आए, आपने सिद्धत दी, बहुत ही अच्छी बातें मिनिस्टर जी भी कह के गए और NGO खुद एक काम कर रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। लगता है कि इस तरह की कई NGO कई संगठन जो है इस ओर आएँ और भारत को इन्वायरमेंट से दूर करें। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी एक संस्था का चेयरमैन हूँ, MSME चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन एनवायरमेंट, decarbonization, ESG, CSR, in all hot issues like solar energy, biogas, electrical vehicle, battery recycling. तो इन सब लोगों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। And we are also organizing large, one of the largest global summit. It will be happening on 25th to 27th of June at Vigyan Bhavan, New Delhi. So we invite everyone to come and have a get the opportunity of global networking. 15 to 20 countries are participating, and approximately 600 to 700 organizations from Pan India. So it's a huge show, and 600 almost speakers in 3 days in 5 parallel halls. So ministers, joint secretary will be present, and we are also doing 3 days CEO conclave to make a platform with CEOs with the startups, so that one can discuss with each other and move forward. Thank you very much. थैंक यू सर रिगार्ड, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और इस तरह का मैसेज आपने आम जनता के लिए दिया है। उन बच्चों के लिए भी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए इन्वायरमेंट को लेकर कुछ 2 शब्द कहें सर। बस अब पहले क्या था कि बेसिकली लोग अवेयर नहीं थे, अभी लोग अवेयर है, एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द स्कूल। एक स्कूल की बच्चे को अगर क्लास 1 क्लास 2 से आप इसी के ऊपर शिक्षा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद तो सीखेगा ही सीखेगा, बट घर पे भी अपना जितना सीनियर लोग हैं उनको भी सिखाएगा। सो द अवेयरनेस हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, एंड मे बी वी हैव अचीव्ड 25%, another 75% we have to achieve. It will take some time. It's a huge country, but it is in the right direction. तो मैम जी आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा आपने जो बात बताई है कि आदमी के अंदर जो लीडर होना चाहिए आदमी को, बहुत अच्छी बात है। कैसा लगता है मैम जी जब आप ये इतनी प्रॉब्लम्स के बाद और अभी भी आपका हौसला बुलंद है, कैसा लगता है? नहीं देखिए सर, मैं तो यही मानती हूँ कि ऊपर वाले ने सबको एक जिंदगी दी, मतलब हमें हमारा नज़रिया ये होता है ना कि हमें जो नहीं दिया है हम उसी को देखते रहते हैं, और इसी में ऊपर वाले ने जो दिया होता है उसमें हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तो
तो बस मेरा तो इतना ही, जो के देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे है कि नहीं दिया है वो नहीं दिया है, उसको भूल जाओ। जो दिया है उसको आप ध्यान से देखो और उसको यूटिलाइज करो, और अपने अंदर जो भी शक्ति है उसको उजागर करके आप हमेशा वो मुकाम हासिल कर सकते हो। अगर आप में वो लड़ने की ताकत है, स्ट्रगल करने की ताकत है, ऊपर वाला हमेशा, और ज़िंदगी हमेशा ये याद रखना जीने के लिए होती है, काटने के लिए नहीं। तो जिस दिन ज़िंदगी जीना सीख लोगे उस दिन सब कुछ आसान है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच दीपिका जैन जी हैं। यहाँ पर 30वीं वर्षगांठ मना रहे फाउंडेशन के लिए यहाँ पर इन्होंने सिद्ध दी। मिनिस्टर जी आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें की। तो मैम जी, इस तरह की जो फाउंडेशन है और इस तरह के जो संगठन हैं या NGO हैं, ये बहुत हमारे देश में होने चाहिए, ताकि जो है इन्वायरमेंट के ऊपर, बच्चियों से रेप, मर्डर, हत्या को लेके और एजुकेशन को लेके, इस तरह की सभी चीज़ों पर रोकथाम होनी चाहिए और बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि जब हम अपना आज़ादी का 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएं तो हमारा भारत जो है वो पूरी तरह से जैसा मोदी जी चाहते हैं वैसा बने। तो क्या कहना चाहेंगी मैम आप यहाँ? देखिए, ये इवेंट जो है ये 30th फाउंडेशन का था, ECPFO का, और 30 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी NGO के लिए एक सक्सेसफुली कंप्लीट करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। दूसरी बात, NGOs को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? अगर हम खुद जिम्मेदार हो जाए अपने दायित्व को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, तो फिर हमें NGOs और इन सब की जो बाहर से एक एक्सटर्नल हेल्प है, इनकी कमी, इनकी ज़रूरत इतनी होनी नहीं चाहिए। जैसे कि अभी भी हमने सुना था पूरे इस 3 घंटे के इवेंट में कि भगवान ने, कुदरत ने चीज़ें बहुत अच्छी से बनाई हुई है, हमें उसको बहुत अच्छे से संवारना है, संरक्षण करके रखना है, सस्टेन करके रखना है। हमारी खुद की भी एक जिम्मेदारी है जो हम अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, कम्युनिटी, नेशन और पूरे वर्ल्ड को ये चीज़ खुद से भी समझनी चाहिए। बाहर से अगर पुलिस कहती है हेलमेट लगाओ, क्यों? क्योंकि आपको अपनी जान बचानी है, तो वो कब तक आपको डंडा मार मार के बोलेगी जान बचानी है? आपका खुद का भी फर्ज बनता है। तो NGOs जो होती है, प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है, बाकी 90% जिम्मेदारी आप सबकी, हमारी मिलकर। देखिए, मेरा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दुबई में काम कर चुकी हूँ। मेरा वहाँ पे रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट का जॉब था, जहाँ पे हम डॉक्टर्स को लाइसेंस देते हैं ताकि वो UAE में आके जॉब कर सकें। और मैम जी, आप भारत के लिए और कुछ आप करना चाह रही हैं या कर चुकी हैं? जी, मैं हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट रह चुकी हूँ, और मेरे लिए हेल्थ के मायने सिर्फ फिजिकली ठीक होना नहीं है, इसमें हमारा मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे बैलेंस्ड वे में ठीक होना ज़रूरी है। और ये हम जो ठीक होने की बात करें, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ठीक होगा। अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर के एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखना, एक इक्विलिब्रियम में रखना, वो तभी पॉसिबल होगा जब बाहर का भी ठीक हो और अंदर का भी हो। तो एज अ डॉक्टर तो हमारा जो एक जिम्मेदारी है वो एक हेल्थ और वेलनेस की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच समृति सिंह जी हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोग्राम में मैम ने सिद्ध दी। मैम जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक ये ECPFO का 30th एनिवर्सरी है। इट मीन्स इन्होंने 1993 से शुरू किया होगा, आज भी ये संस्था चल रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज ये इन्वायरमेंट के ऊपर है। इन्वायरमेंट को हमें डेफिनेटली बहुत देखना है कि ये हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। तरह से अभी 30 साल इस NGO को हो गए, इसी तरह से और भी NGO हैं, उनको भी इस तरह से काम करना होगा और नए NGO हमें बनाने होंगे अवेयरनेस के लिए। मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग भी इस संस्था से जुड़ के काम कर रहे हैं या जो भी इन्वायरमेंट से जुड़े काम कर रहे हैं, उनको 3 चीज़ों पे वर्क और करना चाहिए। एक तो होता है रिड्यूस, एक होता है रीयूज़, एक होता है रिसाइकिल। रीयूज़ मतलब कोई चीज़ आपके पास आप खरीद के लाए हो, उसको वापस से रीयूज़ करते रहो, फेंको मत, अगर वो प्लास्टिक का है तो। रिसाइकिल का मतलब होता है कि आपके घर में जितना कचरा हो रहा है, इधर उधर का जो भी मटेरियल है, उसको रिसाइकिल करवा दो, किसी को दे दो। बहुत सारे ऐसे MCD वाले होते हैं जो सामान आपके घर से लेने आते हैं। और आप रिड्यूस का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप इस्तेमाल इतना ज़्यादा मत करो ना कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे।
तो और आप अपना भी कुछ एनजीओ या कोई आपका विचार है कि खुद का एक एनजीओ बनाएं और इस तरह से काम करें? जी, अभी तो नहीं, बट डेफिनेटली आने वाले सालों में मैंने ऐसा सोचा है, जिसमें मैं स्पिरिचुअल हीलिंग भी दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और टैरो रीडिंग भी बताऊंगी, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी, साथ साथ मैं इन्वायरमेंट से जुड़ा भी काम करूँगी, बिकॉज आई लव नेचर। लेकिन आपने अभी कहा कि जो एक्चुअली आपके ऊपर जो हुनर है, जैसे आपने अभी देख रहे हैं कि मैम ने जो है यहाँ पर जो है रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजिस्ट एंड दोनों से आप जुड़ी नहीं हैं, बल्कि आप शिक्षा देती हैं मैं शिक्षा उन भी दे बच्चों रही को। हूँ, लोगों को सिखा भी रही हूँ, और कोरोना महामारी के टाइम पर मैंने 100 से ज़्यादा लोगों को ठीक किया है थ्रू डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक के। तो ये टेक्निक जो है मैम आने वाली जो जनरेशन है उसको भी आप देना चाहेंगी? बिल्कुल देना चाहूँगी सभी लोग, क्योंकि बिना दवा के अगर आपको दुआ से भी अगर आप ठीक हो रहे हैं तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी इसमें। बहुत अच्छी बात है। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि मैम जी से संपर्क करें और हीलिंग को लेके, मेडिटेशन को लेके, एस्ट्रो को लेके जो भी जानकारी चाहिए मैम जी से मिलेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अंशुमन जी आज फिर हमारे साथ एक बार जुड़ चुके हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट को लेके सर जी ने सिद्ध दी और प्रोग्राम खुद ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छी बात है। कैसा लगता है, आप खुद भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को जो उनकी सोच है, कैसा लगता है आपको कि जब इस तरह के एनजीओ काम करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि न्यूज़ हंट बाई राज, ये जो सर का चैनल है, बहुत सारे लोग पत्रकार लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कवरेज करते हैं, लेकिन इनकी जैसी कवरेज बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। पूरे चैनल का समा बांध देते हैं, दीप प्रज्वलन से लेकर समापन के नोट तक पूरा कार्यक्रम आप इनके चैनल के जरिए देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दूसरी चीज़ ये कि आज का जो कार्यक्रम रहा पर्यावरण से जुड़ा हुआ रहा, और ये ECPFO यानी कि इन्वायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अपना 30वीं वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम में जो पर्यावरण के प्रहरी हैं, जो पर्यावरण की देखरेख के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं, ऐसे तमाम सारे लोगों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि के तौर पर जो सांसद जी हैं महेश शर्मा जी, उनका सानिध्य हमको मिला। गौतम बुद्ध नगर यूपी से सांसद हैं, और तमाम सारे लोग इस कार्यक्रम में आए और सब ने मिलकर कार्यक्रम को भव्य बनाया। जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनसे बस यही अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन जैसे कि दिल्ली राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है, और हालांकि मोदी जी और दिल्ली सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए अभी कुछ दिन पहले जोशीमठ हुआ, और ऐसे बहुत सारे, क्योंकि प्रकृति का जब आप दोहन करेंगे तो प्रकृति भी आपसे कुछ ना कुछ बदले में लेगी। प्रकृति का आप दोहन नहीं कर सकते भाई, सैचुरेशन स्टेज जो है हमारा वो बना रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। कोरोना महामारी में आपने देखा, कोरोना महामारी में किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे। ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसलिए हमें जिम्मेदार होना होगा, और लगातार जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। कुछ नहीं आपको करना है, आप बाजार जा रहे हैं, आप अपना खुद का थैला लेकर जाइए ना, पॉलीथीन का कंजम्पशन कम होगा। अगर आप किसी के जन्मदिन पर जा रहे हैं, गिफ्ट देने की बजाय पौधा भेंट करिए, और घर पर एक 5 मिनट का ऐसा टाइम स्लॉट आप दीजिए डेली, जहाँ पर आप नो इलेक्ट्रिसिटी रखें। जब आप इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे, AC बंद होगी, फ्रिज बंद होगा, और बस यही जिम्मेदार नागरिक की बात। मात्र 5 मिनट के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी को नो इलेक्ट्रिसिटी दें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं संगठन के साथ, ECPFO के साथ, क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग जगह पर हमारे तमाम सारे सदस्य हैं, और आने वाले दिनों में और तेजी से कार्य किए जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी, हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव का। जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे, तो जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, देश भी आगे बढ़ रहा है, कैसा भारतवर्ष आप उस टाइम देखना चाहेंगे? देखिए सर, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा, G20 की अध्यक्षता आज भारत कर रहा है। लेकिन जब 100 साल होंगे तो डेफिनेटली आप देखो ना, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा गौर करने की बात है कि चाइना को पीछे छोड़कर हम जनसंख्या के मामले में इंडिया नंबर 1 बन गया। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि पौधों का कटान होगा, लेकिन हमें उसका अल्टरनेटिव निकालना होगा, हमें रिसाइकल पर जाना होगा। न सिर्फ प्लास्टिक की बात है, यहाँ पर हमें आप छोटी सी गलतियाँ करते हैं। आपकी एक जो पॉलीथीन है, जब वो जाती है पानी के अंदर, समंदर में जाती है, नदी में जाती है, तो उससे जो उसके अंदर के जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित होते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ 2 व्हेल मछली आपस में फंस गई, आपने जो प्लास्टिक उसके अंदर फेंकी, तो बहुत आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी उस छोटी छोटी चीज़ से कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो आज़ादी का जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो डेफिनेटली एक जिम्मेदार नागरिक की बात हम बोल सकें कि हाँ, हमने 25 वर्षों में, आज आप देखिए इस वीडियो को और आप 25 वर्षों बाद आप कहाँ पर, क्या आपने कंट्रीब्यूशन किया। आप सिर्फ सरकार की तरफ मत देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक की बात कि आप क्या कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने इस तरह सिद्ध दी और इतनी अच्छी बातें बताई, तो हर नागरिक को ये समझना होगा जो सर ने कहा है कि हमें किस तरह से भारतवर्ष की रक्षा करनी है, इस भूमि की रक्षा करनी है और वृक्ष लगाने हैं। थैंक यू वेरी मच, रिगार्ड सर, थैंक यू।